इशिका सुबह सुबह अपनी नंद मिहिका का लंच पैक करते हुए खुद से बोलती है। ना जाने मैडम के कितने नखरे हैं। जब इसकी शादी होगी ना और खुद भाभी बनेगी तब पता चलेगा भाभी पर ऑर्डर मारना क्या होता है। ये बना दो वो बना दो, सारा दिन उसके चोचले ही खत्म नहीं होते हैं। कॉलेज तो ऐसे जाती है जैसे किसी फैशन कंपटीशन में जा रही है। इतना बोलकर इशिका फटाफट से मिहिका का लंच पैक कर देती है। तभी मिहिका अपने कमरे से रेडी होकर आती है और बोलती है, भाभी आपने मेरा लंच रेडी कर दिया? कर दिया है, ये लो। ओ शिट भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आज तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे जा रही हूँ, तो इस लंच की नीड नहीं है मुझे। थैंक यू फिर भी। इतना बोलकर मिहिका निकल जाती है। उसकी बात सुनकर इशिता गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इशिका की सास अनीता अपने हाथ में कुछ लड़कों की फोटो लिए अपनी बहू के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा ये लड़के तो देख, कौन सा अच्छा लग रहा है। तेरी ननद के लिए रिश्ता आया है। ये सभी के सभी अच्छे घर से और नौकरी वाले हैं। माँ जी मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए ना, क्या पता उसने कोई पहले ही पसंद कर रखा हो। अरे बहू, तो ये क्या बोल रही है? मेरे कहने का मतलब है माँ जी, आप एक बार ननद जी से तो पूछ लीजिए वह शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं, तभी तो हमारे लड़के देखने का कोई फायदा होगा। इतना कहकर इशिका चली जाती है और अनीता मिहिका से बात करती है। मिहिका का घर वालों की पसंद से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर इशिका खुशी से खुद से बोलती है, अरे वाह, अब तो मैं जल्दी से इसके लिए कोई लड़का पसंद करूंगी। उसके बाद ये घर से चली जाएगी और इसकी विदाई पर तो मैं पार्टी करूंगी, पार्टी। आखिरकार इतनी बड़ी मुसीबत जो चली जाएगी, जब अपने ससुराल जाएगी तो इसे अक्ल आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मिहिका के लिए क्षितिज नाम के एक लड़के को पसंद किया जाता है। दोनों परिवार वाले बातचीत करने के बाद मिहिका और क्षितिज की सगाई कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन मिहिका क्षितिज से बात कर रही होती है, तभी इशिका बोलती है, ननद जी, सारा दिन अपने होने वाले पति से फोन पर बातें ही करती रहोगी तो घर कौन संभालेगा और घर संभालना कब सीखोगी आप? शादी को थोड़ा ही वक्त रह गया है। अरे थोड़ा रसोई के काम में हाथ बटाया करो ताकि ससुराल जाकर आपको दिक्कत ना हो। भाभी आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैनेज में कर लूंगी। मैं देखकर सब कुछ बना लूंगी। बना तो लेंगी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कौन सी चीज क्या है। सारी चीज तो आप मुझसे करवाती हैं, सारा दिन मेरा खून पीती रहती हैं। ससुराल में आपकी सास आपका खून पिएंगी। भाभी, मेरी सास कोई ड्रैकुला नहीं है और ना ही मैं ड्रैकुला हूँ। समझ आई बात? आपको काम नहीं करना होता तो साफ साफ मना कर दिया करो, बिना मतलब के प्रचार मत किया करो। अजीब है, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी को कुछ अच्छा कहे तो भी उन्हें बुरा लग जाता है। भगवान करे आपकी शादी जल्दी हो जाए, फिर तो मेरा हर दिन डिस्को होगा। हर दिन बढ़िया बढ़िया चीज बनाकर रोज पार्टी करूंगी मैं इस आफत के जाने की खुशी में। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। इशिका और मिहिका का किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे से मुंह बना ही रहता था। ऐसे ही एक दिन अनीता पंडित जी को घर बुलाती है। पंडित जी मिहिका और क्षितिज की शादी की तिथि निकाल रहे होते हैं। तभी इशिका अपने मन में बोलती है, भगवान, सुख के दिन आने में और कितना वक्त लगेगा। ना जाने कब तक इस जहर को और पीना पड़ेगा। अरे पंडित जी, 1000 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगी। शादी की डेट जल्दी से निकाल दीजिए। पंडित जी 1 महीने के बाद मिहिका और क्षितिज की शादी की तारीख निकाल देते हैं, जिसे सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। और अनीता बोलती है, लो भाई, तैयारी शुरू कर दो, थोड़ा सा ही वक्त बचा है। अब तो बेटी पराई हो जाएगी। पराई क्यों माँ, इसी घर की ही रहूंगी। ज्यादा याद आई ना तो क्षितिज को लेकर यहीं आ जाऊंगी। उसे बोल दूंगी कि आप घर जमाई बन जाओ। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। शादी करके भी हमारा पीछा मत छोड़ना, यहीं चिपकी रहना और हमारी छाती पर मूंग दाल डलना। भाभी, आपको हर बात में अपना मुंह चलाना ज्यादा जरूरी होता है क्या? जाकर अपना काम नहीं कर सकती? आपको तो वैसे भी बहुत चुभती हैं बातें। आप तो चाहती हैं कि मैं जल्दी से चली जाऊं यहाँ से। अरे ननन जी, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मेरा मतलब है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। इतना कहकर इशिका वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। ऐसे ही मिहिका अपने ससुराल ले जाने वाले बैग पैक कर रही होती है। तभी इशिका वहाँ एक साड़ी लेकर आती है और बोलती है, ननन जी, ये वाली साड़ी रख लीजिए, आप पर अच्छी लगेगी।
शादी के बाद अपने पहले रसोई की रस्म में पहन लेना इसको। आज चांद कहाँ से निकला है? आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो, कमाल हो गया। वो क्या है ना ननद जी, अब आप कुछ ही दिनों की मेहमान हैं इस घर में, और मेहमानों की मेहमान नवाजी तो करना बनता है ना। रख लो, ये भी रख लो, और कुछ चाहिए मेरे कलेक्शन में से तो आप वो भी ले लेना, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए शुक्रिया। मिहिका की बात सुनकर इशिता वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे शादी के दिन पास आ रहे थे। इशिका की खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही घर में संगीत की रात आती है। सभी लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं, तभी एक औरत बोलती है, अरे लड़की की भाभी भी तो कुछ गाए, आखिर एक लौती ननद है। चल इशिता, अपनी ननद के लिए कोई गाना गा दे अच्छा सा, और नाच के भी दिखा दियो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आता गाना। अरे आता नहीं है तो चल कोशिश तो कर ले एक बार, चल गा। मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी, अरे मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी, मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी, मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी। इशिता का गाना सुनकर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी इशिता बोलती है, वो मुझे आता नहीं है ना, तो मैंने बस ऐसे ही कुछ भी गा दिया, आप लोग ही गा लो। भगवान क्या हो रहा है, लगता है मैं खुशी से कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गई हूँ। बात बात पर मेरी जुबान से एक ही बात निकल रही है, कंट्रोल इशिता कंट्रोल। इतना कहकर इशिता वापस से गाना बजाने में मस्त हो जाती है। दिन गुजरते हैं और आखिरकार मिहिका की शादी का दिन आ जाता है। दुल्हन बनी मिहिका को क्षितिज के साथ फेरे लेने के लिए मंडप में लाया जाता है। तभी अनीता इशिता से बोलती है, पता ही नहीं चलता कि लड़कियां कब बड़ी हो जाती है। बेटा, एक दिन तुझे ब्याह कर कर यहाँ लाए थे और आज अपनी बेटी को ब्याह कर कर दूसरे के घर भेज रहे हैं। ना जाने मेरी बेटी ससुराल में कैसे रहेगी। भगवान बस हमेशा उसे खुश रखें। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी तो लड़के हक लेने वालों में से है। अपने सास ससुर को तो ये भीगी बिल्ली बनाकर रखेगी, और पति का तो भगवान जाने क्या होगा। इतने साल में इसके साथ रही हूँ, आज तक इसकी मेरे साथ तो बनी नहीं, ससुराल वालों के साथ क्या खाक बनेगी। बस आप दुआ करो कि ये कहीं ससुराल छोड़कर मायके में ना आ जाए। बहू, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। जब चली जाएगी ना, तब तुझे सबसे ज्यादा याद आएगी इसकी। कहीं ना माँ जी, आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज तो मैं जमकर पार्टी करूंगी। आखिरकार आज मेरी ननद की विदाई जो है, खुशियों की लॉटरी लगने वाली है मेरी। देखते ही देखते मिहिका और क्षितिज की शादी संपन्न हो जाती है। विदाई के बाद मिहिका क्षितिज के साथ अपने ससुराल चली जाती है और सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही इशिता फटाफट से अपने कमरे में जाती है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और अपने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास अपने सर पे रख के नाचते हुए बोलती है, आज मेरी ननद की शादी है, आज मेरी ननद की शादी है, अरे इसकी विदाई होगी, आज मेरी ननद की शादी है, अब तो मैं खूब पार्टी करूंगी, खूब। इशिता के गाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में सास जाती है और बोलती है, बहू, तो ये क्या कर रही है? पार्टी कर रही हूँ अपनी ननद की विदाई की, आ जाओ आप भी पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? बंद कर अपना ये नाच गाना। अरे आज तो मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी, माँ जी खूब नाचूंगी, आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है, पार्टी करनी है पार्टी। इशिता ऐसे ही पागलों की तरह नाचती रहती है और अनीता बेचारी वहाँ से चली जाती है। मिहिका के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो इशिता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिहिका की कमी सताने लगती है। वहीं मिहिका को भी अपने ससुराल में जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उसे अपनी भाभी की याद आती है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर काफी पछतावा करती हैं। मिहिका जब पहली बार अपने मायके आती है तभी इशिता भागकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, आप आ गई, आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद आपकी विदाई की पार्टी तो की, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि आपसे चिक चिक के बिना तो मेरी जिंदगी ही अधूरी है। जानती भी हो कितनी अकेली सी हो गई थी मैं। भाभी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई जब मैं कुछ जिम्मेदारियों को संभालना सीखी। मुझे तो समझ आया कि आप इतना सब कुछ कैसे अकेले संभालती थी, मैं बस आपको सुनाती रहती थी। सॉरी भाभी। लो कर लो बात। इन नंद भाभी की जोड़ी भी कमाल की है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अनीता की बात सुनकर मिहिका और इशिता हंसने लगती हैं। इस तरह मिहिका की शादी के बाद इशिता और मिहिका का नंद भाभी का रिश्ता
दोस्ती के रिश्ते में बदल जाता है। शालिनी एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। शालिनी की शादी दीपक नाम के लड़के से हो जाती है। शालिनी सभी कामों में निपुण थी, इसलिए उसकी सास मालती उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी ननद सोनिया अमेरिका में पढ़ाई करती थी। शालिनी सभी की हर जरूरत का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आपकी पूजा की थाली तैयार है, जल्दी से मंदिर हो आइए, फिर मैं आपका मनपसंद गर्मा गर्म नाश्ता बना दूंगी। जुग जुग जिए बहू तू, किसी की नजर ना लगे तुझे। तू जितना ख्याल रखती है ना मेरा, सच में इतना तो कोई अपना भी ना रखे। मेरे तो कर्म कुछ अच्छे ही होंगे, तभी तो तुझ जैसी संस्कारी बहू मुझे मिली। अरे माँ जी, आप मुझे इतना प्यार करती है, मुझे किसी की नजर लगेगी ही नहीं, और कर्म तो मेरे अच्छे होंगे, तभी तो आप मुझे मिली है सास के रूप में। मुझे इतना प्यार करती है, मेरा इतना अच्छा परिवार भी है। हाँ बहू, तू है ही इतनी प्यारी, कोई भी तुझसे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाएगा। अरे माँ जी, मैं तो बताना ही भूल गई, सोनिया दीदी का कॉल आया था, वो घर वापस आ रही है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी माँ जी, मैं दीदी के आने की सारी तैयारी कर देती हूँ। शालिनी अपनी ननद के आने की सारी तैयारी कर लेती है। 2 दिन बाद हाई शर्ट ड्रेस में, आंखों पर बड़े बड़े सन ग्लासेस लगाए हुए सोनिया टैक्सी से अपने घर के आगे ही उतर जाती है। मालती हाथों में पूजा की थाली लिए उसके स्वागत में खड़ी होती है। साथ में ही शालिनी भी होती है। हाय, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे मेरी सोनिया। मॉम प्लीज, क्या है ये सब? एंड प्लीज डोंट कॉल मी सोनिया, कॉल मी सू। मॉम, सोनिया कितना डाउन मार्केट लगता है, कॉल मी सू। सिर्फ सू बोला करो मुझे नहीं पसंद सोनिया वोनिया, जस्ट कॉल मी सू। अरे ये क्या बोल रही है, सू? अरे वो तो छोटे बच्चों को सुसु करवाने के लिए बोलते हैं ना, सू। माँ जी ये क्या कह रही हो आप? दीदी का निकनेम है सू। अरे ये भला कैसा नाम हुआ? इतना अच्छा नाम रखा है इसके पिताजी ने, पता नहीं खुद से कैसे नाम रख लिया, सुनकर ही हंसी आ रही है। माँ जी, फॉरेन में ऐसे ही नाम होते हैं, तभी तो सोनिया दीदी ने अपने नाम को छोटा करके सू रख लिया। थैंक यू भाभी, माँ को समझाने के लिए। माँ ये सब नहीं समझती है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं माँ को कुछ समझाऊं। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, तो रेस्ट कर लूँ थोड़ा। हाँ जी दीदी, आ जाओ, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। सोनिया अपने घर में बड़े ही ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं, तभी दीदी ये लो बादाम का हलवा मैंने बनाया है। ओ प्लीज भाभी, ये इतना सारा घी है इसमें। यू नो ना मैं खुद को कितना मेंटेन रखती हूँ, इसमें बहुत कैलोरीज हैं। अगर मैं ये खाऊंगी तो मैं भी आप लोगों की तरह ना फूल के गुब्बारा बन जाऊंगी। पर दीदी इसमें मैंने घर का बना ही घी डाला है, कोई नुकसान नहीं होगा इससे आपको। प्लीज आप मुझे मत समझाओ, आपको पता नहीं है कि 0 फिगर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अरे तुझे कुछ बनाना तो आता नहीं है, ऊपर से बने हुए में नुक्स निकाल रही है, चुपचाप खा ले। अरे माँ जी रहने दो, मैं दीदी के लिए कुछ लाइट वेट फूड बना देती हूँ। बस बस भाभी, अब ज्यादा अच्छा बनने की कोई नीड नहीं है। आई नो यू वेरी वेल। घर के सभी लोग सोनिया के फॉरेन कल्चर के चलते उसकी छोटी छोटी बात तो उसे सुनाते रहते थे और उसकी तुलना शालिनी से करते थे। वो धीरे धीरे अपनी भाभी से चिढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो शाम को अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी होती है। भाभी आई एम रेडी, चले? अरे दीदी आप ये पहन कर जाएंगी? यस, आपकी तरह गवार से साड़ी पहनकर थोड़ी ना जाऊंगी। दीदी पर आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं मिनी स्कर्ट पहनूं या टॉवल में घूमूं, मेरी मर्जी। दीदी लोग आपको ऐसे देखकर बातें बनाएंगे, बस इसीलिए। तो आपकी तरह गवारों वाले कपड़े पहन के बैठ जाऊं क्या? माफ करना दीदी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। मालती ये सब सुन लेती है और सोनिया को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि इसलिए कि तू ऐसे बदतमीजी करना सीख जाए। माँ आपने मुझे मारा क्यों? अपनी इस गवार बहू को समझाओ जिसे फैशन तक नहीं पता, और आपने इनकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। माँ अरे बकवास बंद कर तू, मैंने सब बातें सुन ली हैं और तेरी भाभी जो भी कह रही हैं सब सही कह रही हैं। ये क्या बच्चों जैसे कपड़े पहने हैं? अरे मोहल्ले में कोई इज्जत है हमारी, समझी? जाकर बदल इनको। अपनी इस बेइज्जती के बाद उसके मन में नफरत की ज्वाला फूट पड़ती है। एक दिन जब शालिनी नहा रही होती है
तब सोनिया उसकी अलमारी से उसकी कुछ तस्वीरें चुपके से ले लेकर चली जाती है और फोटोग्राफ वाले की दुकान पर जाती है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी मैडम, बोलो। मुझे कुछ नकली पिक्स बनवानी है इन लेडी की। जी मैडम, हो जाएगा, पर पैसे? जितना मांगोगे दे दूंगी, बस फोटो फुली हॉट एंड सेक्सी होनी चाहिए। हाँ, फेक बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई देखे तो तुरंत मान जाए इस फोटो को कि ये असली फोटो है। ठीक है मैडम, हो जाएगा। अब बताती हूँ माँ को, बहुत तारीफ करती रहती है ना अपनी बहू की। अब तारीफ तो क्या, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुझे उनकी वजह से थप्पड़ मारा था ना, अब भाभी को सीधा घर से निकलवाऊंगी। सोनिया अपनी भाभी की शॉर्ट ड्रेस में फोटो बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। आसपास के सभी लोग शालिनी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ औरतें हाथों में काले रंग की भरी बाल्टी लेकर शालिनी के घर पहुंचती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। शोर की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। अरे ओ कल मोही, कहाँ है? बाहर निकल। अरे अरे बहन जी, क्या हुआ? और आप है कौन? यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैडम, आप तो ऐसी अनजान बन रही हो जिसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये देखो अपनी बहू का कारनामा, कैसी कैसी फोटो डाल रही है सोशल मीडिया पे। अरे तुझे शर्म नहीं आई जरा भी? हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तूने। माँ जी, ये क्या कह रही है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे, अब पता चलेगा। बहुत लेक्चर देती थी ना, अब सबक मिल जाएगा इसे। पब्लिक फन बनेगा अब इसका। अरे ये देख, हाय मेरी किस्मत। अरे तू इतनी चरित्रहीन है, मुझे नहीं पता था। माँ जी, ये मैं नहीं हूँ, सच में ये फोटो झूठी है, मेरा यकीन करो। वाह भाभी, आप तो मुझे इतना ज्ञान देती थी और खुद ये सब करतब करती रहती हो। शर्म नहीं आई? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये फोटो मेरी नहीं है। माँ जी, मुझ पर यकीन करो। सोनिया ये सब होते देखकर बहुत खुश होती है। वक्त बीतता है। मालती अपने घर की इज्जत को इस तरह बदनाम होता देख नहीं सह पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके दिल में बहुत तेज दर्द होता है। सोनिया बेटा, संभाल मुझे। माँ माँ, क्या हुआ आपको? मैं बेटा, संभाल मुझे। आपको कुछ नहीं होगा माँ। सोनिया जल्दी से अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? जी, उनको किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया है। अभी वो काफी सीरियस है। अभी हम कुछ आपको नहीं कह सकते। अपनी माँ को ऐसी हालत देखकर सोनिया को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। जैसे ही मालती होश में आती है, सोनिया उसे सारी बातें बता देती है कि किस तरह उसने अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। वो दोनों शालिनी से माफी मांगने के लिए उसके घर जाते हैं। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ही आपकी नकली फोटो बनवाकर अपलोड की थी, मुझे माफ कर दो भाभी। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तेरा यकीन नहीं किया। नहीं नहीं माँ जी, दीदी आप लोग माफी मत मांगो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इस तरह शालिनी वापस से अपने ससुराल आ जाती है। साथ ही सोनिया को भी समझ आ जाता है कि एक लड़की की समाज में इज्जत होती है। सोनिया वेस्टर्न ड्रेस को छोड़कर इंडियन कल्चर को अपनाती है और अपनी भाभी के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। एक मनीषा नाम की लड़की छत पर कपड़े उतारते हुए गाना गा रही होती है। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। मनीषा छत पर गाना गा ही रही होती है कि तभी उसकी माँ ममता आती है। अरे ओ मनीषा रानी, चल नीचे, देख कितनी तेज धूप हो रही है। अरे जल जाएगी इतनी तेज धूप में। अरे माँ, कुछ नहीं होगा ना, थोड़े मजे तो लेने दो मुझे। नीचे चलेगी अभी, या तुझे अभी बी प्राक बनाऊं? ऐसा सिर पर मारूंगी ना कि तू बिल्कुल बी प्राक के जैसे दिखने लगेगी, टकली। मनीषा ममता की बात सुनकर जल्दी से नीचे आती है और बोलती है, क्या माँ, आप मुझे हर चीज के लिए मना क्यों करती हो? मैं बी प्राक की बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है तो उसके जैसी गंजी हो जाना, तब दोनों एक जैसे लगोगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अगर मैं कभी बी प्राक से मिली ना तो मैं गंजी हो जाऊंगी और अपने सर पर ना उसका ऑटोग्राफ भी लूंगी। भगवान करे तू उससे कभी मिले ही ना। अभी मिली नहीं है तो इतना गाना गाती रहती है, कल को उससे मिलेगी तो हमें पागल कर देगी।
आप मेरी सुरीली आवाज से जलती हो ना, तभी तो हर वक्त मुझे सुनाती रहती हो। मनीषा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और कानों में हेडफोन्स लगाकर बी प्राक के गाने सुनने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है और मनीषा आए दिन बी प्राक के गाने गाकर लोगों को सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन मनीषा को देखने के लिए कुंती और मुकेश उसके घर मनीषा को देखने आते हैं। मुकेश और कुंती को मनीषा पसंद आती है। तभी कुंती ममता से कहती है, बहन जी देखिए, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब हम आगे की बात कर ले। जी बोलिए। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम। ये क्या बात कर रही है आपकी बेटी? हम आपको दहेज लेने वाले नजर आते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, इसको तो बी प्राक के गाने गाने की आदत है। ये आप लोगों को गाना गाकर सुना रही थी, है ना मनीषा? जी हाँ। अच्छा ठीक है, हम आपको कॉल करके शादी की डेट बता देंगे। इतना बोलकर कुंती और मुकेश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद मनीषा और मुकेश की भी शादी बड़े धूमधाम से होती है और पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है और मनीषा अपने ससुराल आ जाती है और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन मनीषा सुबह सुबह अपने पूजा घर में पूजा कर ही रही होती है। वो दिया जलाकर जैसे ही प्रसाद चढ़ाने के लिए झुकती है, वैसे ही दिए की लो उसके बालों में लग जाती है और उसके बाल जल जाते हैं। मनीषा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कुंती और मुकेश आते हैं और जल्दी से आग को बुझाते हैं। आग बुझाते हुए कुंती कहती है, ये क्या हो गया बहू, तेरे बालों में आग कैसे लग गई? देखिए ना माँ जी, मेरे इतने सुंदर बाल जल गए और सारे बाल खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? अगर कोई मुझे ऐसे देखेगा तो क्या बोलेगा? देख बहू, अब तेरे बाल सही हो जाए उसका एक ही तरीका है। क्या माँ जी? तू गंजी हो जा। जो भी बाल जल गए हैं, गंजी होने के बाद नए बाल आ जाएंगे। वो लंबे और काले मजबूत होंगे। आप पागल हो गई हैं क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं गंजी होकर बाहर कैसे जाऊंगी? लोग हंसेंगे मुझ पर। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। कुंती की बात सुनकर मनीषा अपने बालों को देखने लगती है। ज्यादा बाल जलने की वजह से वो बहुत बुरे दिख रहे थे और वो हार मानकर कुंती की बात मानकर गंजी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और मनीषा बिना बालों के घूमने लगती है। एक रात मुकेश अपने कमरे में अकेले बैठकर दारू पी रहा था और तभी मनीषा कमरे में आती है। अरे मुकेश जी, आप शराब पी रहे हैं? कोई बात है क्या? नहीं मनीषा, कोई बात नहीं हुई। तुम अभी यहाँ से जाओ और मुझे अकेले छोड़ दो यार। क्या हुआ? आप मुझे बताओ ना, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगी। मैंने बोला है ना, कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझसे एक ही बात पूछकर परेशान क्यों कर रही हो मुझे? आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? लगता है आपकी एक्स की शादी हो गई, तभी तो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी ये हालत देखकर ना मुझे बी प्राक का वो शराब पीते पीते वाला गाना याद आ रहा है। ये गाना तुम्हारे मुंह से सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बी प्राक खुद मेरे सामने खड़ा होकर गा रहा हो। तुम बिल्कुल बी प्राक जैसी दिख रही हो, गंजी। मुकेश इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। मनीषा को मुकेश की बात पर बहुत बुरी लगती है और वो अपने कमरे से बाहर जाकर रोने लगती है। दिन बीतते हैं और मुकेश जब जब दारू पीता था उसको मनीषा की याद आती थी और वो हंसने लगता था। ऐसे ही एक दिन मनीषा घर में अकेली होती है और तभी कुंती की पड़ोसन विमला आ जाती है और आवाज लगाती है। विमला की आवाज सुनकर मनीषा डर जाती है और खुद से बोलती है, अरे यार, ये विमला आंटी अभी क्यों आ गई? अगर आना ही था तो अभी क्यों आ गई? अगर इन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो पक्का मेरा मजाक बना देंगी और पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करती फिरेंगी। क्या करूं मैं? मनीषा खुद से बोली रही होती है कि तभी विमला की आवाज आती है, घर में कोई है या नहीं? मनीषा अपने सिर पर तौलिया लपेट कर आती है। विमला उसको देखकर बोलती है,
लगता है तू नहा रही थी, इसलिए आवाज नहीं दे रही थी। बिल्कुल सही पकड़े हैं, मैं नहा रही थी, तभी तो देखिए सर पर तौलिया लपेट कर आई हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है। ये सब छोड़, मुझे ये बता तेरी बुढ़िया कहाँ है? वो मेरी बुढ़िया, मेरा मतलब है कि माँ जी घर में नहीं है ना, वो किसी काम से बाहर गई हुई हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, वो जैसे ही आए उसको बोल दियो कि मैं आई थी, और उनसे बोल दियो कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तेरे लिए। मेरे बारे में? इनको क्या बात करनी है? को पता तो नहीं चल गया कि मैं बी प्राक जैसी दिखने लग गई हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो गया बहू, क्या सोचने लग गई तू? नहीं कुछ नहीं। हाँ माँ जी जैसे ही आएंगी ना मैं उन्हें कह दूंगी। मनीषा की बात सुनते ही विमला दरवाजे की तरफ जाने लगती है, और मनीषा भी एक लंबी सांस लेकर अपने सिर पर से तौलिया निकाल देती है। तभी अचानक से विमला मुड़ती है और वो मनीषा को देखकर हंसने लगती है। बहू तू गंजी है, इसका मतलब तू नहाकर नहीं आई है, तू झूठ बोल रही थी ना। आप तो घर जा रही थी ना, तो फिर वापस क्यों? अरे मैं तो तुझसे ये पूछने आई थी कि तुझे बी प्राक के गाने अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे एक गाना बता दे, लेकिन तू तो खुद ही बी प्राक जैसी दिख रही है। आप हंस क्यों रही हैं? बी प्राक जैसी दिख रही हूँ तो क्या हो गया? अरे हुआ कुछ नहीं है, बस तुझे देखकर मुझे हंसी आ रही है। बी प्राक की फैन बी प्राक जैसी ही हो गई। विमला मनीषा को देखकर बहुत हंसती है, जिसको देखकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं रोने लग जाती है। तभी अचानक से कुंती आती है और मनीषा को रोता देखकर बोलती है, क्या हो गया बहू, तू रो क्यों रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन विमला आंटी ना मुझ पर जब से हंसे ही जा रही हैं और मुझे ना बी प्राक जैसी दिखने वाली बहू बोल रही हैं। क्या है विमला, तू मेरी बहू पर हंस क्यों रही है? मैं हंसना तो नहीं चाहती, लेकिन तेरी बहू को देखकर मेरी हंसी काबू नहीं हो रही है। एक तो ये बी प्राक की फैन, ऊपर से अब ये उसके जैसे ही दिखने लग गई है। क्यों, तेरे भी तो दांत बाहर है। मैंने तुझे कभी बोला है कि तू बिल्कुल तात्या बिच्छू की तरह दिखाई देती है? अरे मेरी बहू के बाल गए हैं, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन तेरे दांत तो कभी अंदर ही नहीं जाएंगे। कुंती अब तू ज्यादा बोल रही है, जो सच है वही तो बोला है मैंने। हाँ हाँ मैं भी तो सच ही बोल रही हूँ। अब तू मेरे घर से निकल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। और हाँ, अगर बाहर किसी को कुछ भी बताया ना तूने, तो तेरी ऐसी बेइज्जती करूँगी कि तू इस मोहल्ले में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। कुंती विमला को बहुत बुरा भला बोलने लगती है और उसको अपने घर से निकाल देती है। विमला के जाने के बाद मनीषा कुंती के गले लग जाती है। माँ जी आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरी बेइज्जती का बदला अच्छे से लिया, आपके जैसा कोई नहीं है। समीक्षा अपने दोस्त अरुण से फोन पर बात कर रही होती है। नहीं यार अरुण, मैं पार्टी में नहीं आ सकती। मुझे तो पता है मेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद ये सब करना अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, तुम लोग चले जाओ। शादी हो गई है तो क्या जीना ही छोड़ दें अब। देख समीक्षा, अगर तू मेरे बर्थडे के पार्टी में नहीं आई ना, तो देख लेना मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा, यहाँ तक कि हमारी दोस्ती भी खत्म कर दूंगा मैं। ऐसे कैसे दोस्ती खत्म? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? अरे हम दोनों दोस्त हैं, हमारी दोस्ती इतने सालों की है, तो अचानक से अपनी मर्जी से हमारी दोस्ती कैसे तोड़ सकता है? अब मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने साफ साफ तो बोल दिया है तुझे। अगर तू मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आई तो तेरी मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म है। अच्छा चल ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो मैं कुछ सोचती हूँ। समीक्षा इतना बोलकर फोन रख देती है और अपने कमरे में टहलते हुए कुछ सोचती है। मैं क्या करूँ? अरुण भी मान नहीं रहा, और अगर मैं विवेक जी को बताऊंगी तो वो साफ मना कर देंगे, और माँ जी तो उनकी हर बात में हाँ ही करती। अच्छा तो मैं किसी बहाने से चली जाती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसी शाम समीक्षा शादी की साड़ी पहनकर और बैग लेकर जा रही होती है। तभी उसकी सास सुलोचना आती है। अरे ओ बहू, कहाँ जा रही है तू अकेले? माँ जी वो मैं क्या कर रही है? साफ साफ बता कि कहाँ जा रही है। माँ जी मैं तो यहीं आस पास में बाजार गई थी, घर में सब्जियाँ नहीं है ना, और मैंने सोचा कि मैं बाजार चली जाऊँ तो कुछ फल सब्जी ले आऊँ, अच्छा ही रहेगा। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? ठीक है, बाजार जा रही है तो ठीक है, लेकिन ये क्या, इतनी सादी सी साड़ी देख लोग क्या सोचेंगे कि सुलोचना की बहू के पास एक अच्छी सी साड़ी तक नहीं है। हाँ माँ जी, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, अब इतनी गर्मी में मैं कहाँ भारी भरकम साड़ी पहनूं?
तो बस इसलिए ये सादी सी साड़ी पहन ली। वैसे भी गर्मी में कौन इतना सोच रहा है। अच्छा चल ठीक है जा, और हाँ जल्दी आ जाइयो, ये नहीं कि रात हो जाए तब आए। समीक्षा अपने दोस्त अरुण के बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाती है। समीक्षा बर्थडे पार्टी में एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसे समय का पता ही नहीं चलता और रात के 11 बजे वो घर आती है तो देखती है कि उसकी सास सोफे पर ही बैठी थी। अते बहू, यहाँ से तो तू सादी साड़ी में गई थी और आई तो बड़ी चमक धमक के कपड़ों में है, और रात के 11 बजे तक सब्जी लाई है, मतलब कुछ ज्यादा ही सब्जी लाई है ना। माँ जी वो मैं। अरे तू इतना क्यों डर रही है बहू? अरे जहाँ तू गई थी ना, मैं भी तो वही थी। क्या मतलब माँ जी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। बहू समझना क्या है, जिस क्लब में तेरी पार्टी थी मैं भी वही मौजूद थी, और मैंने तो तेरी बहुत सारी वीडियो बनाई है डांस करते हुए। काफी मजे कर रही थी ना तू वहाँ पर। जी माँ जी, वो क्या है ना, मेरी दोस्त का बर्थडे था तो मैं मना भी नहीं कर पाई, लेकिन वो माना ही नहीं, इसलिए ना मुझे जाना पड़ा, और लगा कि आप गुस्सा करेंगी इसलिए मैंने बताया नहीं। अरे बहू गुस्सा क्यों करती है? तेरी सास जरूर हूँ, लेकिन हिटलर सास नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बहू, तू थक गई होगी, अब जाकर कमरे में आराम कर। कल तुझे अपनी माँ के घर भी तो जाना है ना। माँ के घर? लेकिन क्यों माँ जी? अरे अपनी माँ से मेरे लिए 20,000 रुपए भी तो लाने हैं ना तुझे। 20,000 रुपए? लेकिन क्यों माँ जी, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू तो कितनी भोली है, अब झूठ बोलकर क्लब जाएगी तो हर्जाना तो देना ही पड़ेगा ना, और अगर हर्जाना नहीं दिया तो वो वीडियो मैं अपने बेटे को दिखा दूंगी और ऐसा भड़काऊंगी ना कि जो तू अभी तक कुछ पैसे मांगने के लिए अपनी माँ के पास जा रही है वो हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी। माँ जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? अच्छा अंग्रेजी में ब्लैकमेल कहते हैं, कोई बात नहीं, एक नया अंग्रेजी का शब्द सीख लिया, ब्लैकमेल। हाँ बहू, मैं तुझे ब्लैकमेल कर रही हूँ, मेरी बात प्यार से समझ आ गई ना, वरना तो तू जानती ही है। अपनी सास की बात सुनकर समीक्षा डर जाती है और अगली ही सुबह अपनी माँ के घर जाकर झूठ बोलकर उनसे कुछ पैसे लेकर घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद समीक्षा रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी अचानक उसके हाथ से कांच का गिलास टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज सुनकर सुलोचना वहाँ आ जाती है। बहू तेरी आंखें हैं या बटन? तेरे माँ बाप ने ऐसे कांच के गिलास देखे भी हैं जिन्हें तू तोड़ रही है? माँ जी आप मेरे माँ बाप को बीच में लेकर क्यों आ रही हो? मैंने जानबूझकर तो ये गिलास नहीं तोड़ा है, गलती से ही टूटा है ना, लेकिन आप तो मुझे इतना कुछ सुना रही हो। तू मुझसे जुबान तो लड़ा ही मत, वरना अभी अपने बेटे से बोलकर तलाक दिलवा दूंगी, फिर वहीं अपने मायके जाकर रोती रही हो, और मुझे अपने बेटे को तुझे तलाक देने के लिए कोई बहाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, बस इतना बोलना ही काफी होगा कि वो तुझे तलाक दे। आई बात समझ में? लोचना अपनी बहू को अब कुछ ज्यादा ही तंग करने लग गई थी। समीक्षा बेचारी भी चुपचाप सब कुछ सह रही थी। कुछ दिनों बाद सुलोचना अपनी सहेली रमा के साथ सोफे पर बैठकर कुछ बात कर रही होती है। मैं तो अपनी बहू से बहुत तंग हो गई हूँ, मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है, हर बात का उल्टा जवाब देती है, कोई काम करने को बोलो तो मना कर देती है, पता नहीं कैसे पल्ले पड़ गई ऐसी बहू। दबाना आना चाहिए, मेरी बहू मेरे आगे जुबान तक नहीं खोल सकती है, इतना डर है उसे। ये तो बस कहने की बात है, ये तो तू भी जानती है कि तेरी बहू तुझे दबाती है या तू उसे दबाती है। रुक, मैं तुझे अभी यकीन दिलाती हूँ। इतना बोलकर सुलोचना अपनी बहू को बुलाती है और रमा के सामने रखा गिलास का पानी गिराती है और वो गिलास भी तोड़ देती है। देख क्या रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? फर्श गीला है और गिलास भी टूट गया, अब ये ऐसा ही रहेगा या साफ भी करेगी तू इसे? जी माँ जी अभी करती हूँ। समीक्षा साफ करके वहाँ से चुपचाप रसोई में चली जाती है। मानना पड़ेगा सुलोचना, तूने अपनी बहू को ऐसे मुट्ठी में किया हुआ है कि वो तेरे आगे कांपने लग जाती है। सास हो तो तेरे जैसी, जो बहू की अकल ठिकाने पर ही ला देती है। सुलोचना अपनी बहू को हर किसी के आगे बस नीचा ही दिखाती रहती है और बात बात पर उसे मायके भेजने की धमकी दे देती है। कुछ दिनों बाद समीक्षा घर में बैठी होती है, तभी उसे अपनी सास के कमरे से कुछ आवाज आती है। समीक्षा चुपचाप कमरे में घुसती है तो देखती है कि एक मनोज नाम का आदमी उसकी सास की बाहों में होता है। माँ जी ये सब क्या हो रहा है, और ये आदमी कौन है? बहू तू यहाँ कैसे? मैं इसी घर की बहू हूँ, ये आप भूल गई हैं क्या? और ये आदमी क्या कर रहा है आपके कमरे में? अरे बहू मेरी बात सुन, मैं तेरी सास का आशिक हूँ और ये सब पहली बार थोड़ी कर रहे हैं हम, हमारा तो चलता रहता है, ये तो हम कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं। यू डार्लिंग, सही कहा ना मैंने?
मनोज तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मनोज वहाँ से चला जाता है। बहू ये सब तुम मेरे बेटे को मत बताइयो, अगर उसे पता चला तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मेरे बेटे को मत बताइयो। माँ जी आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? नहीं, मैं शांत नहीं रहने वाली, तब विवेक जी को बता कर ही रहूंगी मैं। फिर उन्हें भी तो आपकी करतूतों का पता चलना चाहिए ना। नहीं नहीं बहू, मैं आगे से ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूँगी। तू बस ये सब मेरे बेटे को मत बताइयो, नहीं तो वो मुझे छोड़ देगा, और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। माफ कर दे बहू मुझे। माँ जी आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, मैं विवेक जी को कुछ नहीं बताऊंगी। समीक्षा अपनी सास की बात को छुपा देती है और यही देखकर सुलोचना को बड़ा पछतावा होता है कि कैसे उसने अब तक अपनी बहू को इतना परेशान किया और उसकी खुद की गलती को उसकी बहू ने छुपा भी लिया।